पापा, गल्ले की चाबी मुझे दे दीजिए। ग्राहक आते हैं तो हिसाब करना पड़ता है और आपसे रोज़ रोज़ पैसे लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं भी 2 बच्चों का पिता हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ। आप तो दुकान पर तो आते नहीं हैं, बस गल्ले में ताला लगाकर खाते हैं और रोज़ मंगवा लेते हैं। उसमें कितना मुनाफा आता है मुझे तो पता ही नहीं चलता है। रमा काकी का बड़ा बेटा रमन कहता है, बड़े भाई को देख। छोटा बेटा भी कहता है, पापा क्या आप पर विश्वास नहीं है? क्या हम कौन से रुपए अपनी जेब में भर लेंगे? अब दिन रात भैया के साथ मैं भी दुकान पर लगा रहता हूँ। लोग बातें बनाने लगे हैं कि आपको अपने ही खून पर विश्वास नहीं है। रमा काकी दोनों बेटों की बातें सुनती है और रुपया का गल्ला अपने साथ कमरे में ले जाते हैं और कमरा बंद कर लेते हैं। देखिए भैया, पापा को कितना भी सुना दो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोटे चमड़ी के हो गए हैं। मम्मी के खाने के बाद ज़्यादा ही शक करने लगे हैं। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। नमन गल्ला कर बोला, नमन तो परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। आखिर अब हमारा भी घर परिवार है और हम पापा से हर महीने पैसे मांगते हुए अच्छे थोड़ी लगते हैं। हमें भी हाथ फैलाना आता है। मैंने और तेरी भाभी ने एक योजना बनाई है, मैं जल्दी ही तुझे बताऊंगा। इतना कहकर रमन भी कमरे में चला जाता है। दोनों की पत्नियां खाना बना लेती हैं और रमा काची में खाने के लिए बैठ जाते हैं। उन्होंने खाना खाते देखा तो फिर बोले, नमिता बहू आज मूंग के छिलके की दाल क्यों नहीं बनाई? मैं रोज का रात का खाना उसी से खाता हूँ। मुझे वह दाल जल्दी से पच भी जाती है। तभी छोटी बहू रंजना सामने रोटी रख देती है। बहू, इस रोटी में तो थोड़ा सा ही घी लगा है। कितनी बार कहा है, मुझे अच्छा घी खाने की आदत रही है। घी लगाने से रोटी नरम पड़ जाती है तो दांतों से चबाने में आसानी होती है। पापा, एक तो आपकी बहुएं ने गर्मी में खाना बनाया है, अब जैसा बन गया है खा लीजिए। इतना क्यों परेशान कर रहे हो? रमन ने बैठते हुए कहा। तभी नमन भी बोलता है, और क्या आपकी जितनी सेवा हमारी पत्नियां कर रही हैं उतनी तो किसी और की नहीं करती होंगी। आपको सब सिर पर बैठाकर रखते हैं तो आपके ज़्यादा ही नखरे हो गए हैं। छोटे बेटे ने भी फटकार लगाई तो रमा काकी से ये सब सहन नहीं हुआ। वह चुपचाप खाना छोड़कर अपने कमरे में चल गई। पीछे से बहू नमी की आवाज़ आती है, अब कोई बच्चे हैं जो मान कर लाए, इतनी उम्र हो गई है फिर भी समझ नहीं है। जैसे जैसे पापा की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे नखरे बढ़ रहे हैं। अब घर संभालें या आपके पापा के नखरे उठाएं, यह तो हमारे बच्चों से भी ज़्यादा परेशान करते हैं। रमाकांत जी कड़वे घूंट पीकर रह जाते हैं। आज तो उनका कलेजा छलनी हो गया था। बेटे तो बेटे, बहुएं भी कड़वा बोल देती हैं। अपने ही बच्चे ऊंचे स्वर में बात करें और खुद अपने पिता का अपमान करें, इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी। माँ होती तो रोकर दिल को हल्का कर लेती, पर चिंता होना भी बड़ा मुश्किल है। मन को पत्थर बनाकर रखना होता है। बड़े से बड़े अपमान झेलने पड़ते हैं। रमाकांत जी अपनी पत्नी मनोरमा जी की तस्वीर देखकर निहारते रहते हैं। पुरानी सुनहरी यादें उनकी आंखों के सामने छाने लगती हैं। अपनी पत्नी के लिए दिल भर आ जाता है। वह पुरानी यादों में खो जाते हैं। जब वह मनोरमा जी को उनके घर उनके घर देखने गए थे। अच्छी पढ़ी लिखी मनोरमा को दुकानदार से शादी करना रास नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि लड़का अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, पर उनके पिता ने जब रमाकांत जी का जमा जमाया बिजनेस देखा तो शादी तय कर दी। मनोरमा जी शुरू में उनके खींची रहती थीं, पर जब उन्होंने रमाकांत जी का व्यापार देखा तो वह उनका सम्मान करने लगी। वह बहुत ही सरल स्वभाव के निकले।
अपनी माँ और पत्नी की पूरी इज्जत करते थे, कभी तेज आवाज़ में नहीं बोलते थे। उनके पिता के जाने के बाद जब जायदाद का बंटवारा हुआ, रमाकांत जी ने मन के सीधे और भोले थे। दोनों छोटे भाइयों ने उनसे ज़्यादा जायदाद हड़प ली, पर वह कभी गुस्सा नहीं हुए। यही कहते रहे कि कोई बात नहीं, छोटे हैं, ज़्यादा ले लिया तो कुछ घाटा नहीं हो जाएगा। और उनकी प्रति कभी प्यार कम नहीं हुआ। अब रमाकांत जी के 2 बच्चे भी हो गए थे। बड़े बेटे का नाम रमन और छोटे बेटे का नाम नमन रखा था। दोनों बेटों पर मनोरमा जी जान छिड़कती थीं। दोनों बेटों की पसंद का बड़ा ख्याल रखती थीं। रमन और नमन पढ़ाई में औसत दर्जे के थे। पढ़ाई से ज़्यादा दोनों का मन दुकानदारी में लगा रहता था। फिर घर का इतना अच्छा बिजनेस छोड़कर नौकरी में रखा भी क्या था। मनोरमा जी ने रमन के लिए नमिता को पसंद किया और जल्दी ही शादी करवा दी। नमिता बहुत ज़्यादा खर्चीली थी। उसे लगता था घर में कुछ कमी नहीं है, घर की ही दुकान है तो राशन पानी की क्या चिंता है। मनोरमा जी उसे समझाती थीं कि दुकान चाहे घर की हो, पर खर्चा तो होता ही है। माल मुफ्त में नहीं आता और दुकानदारी में हमेशा मुनाफा भी नहीं होता है, कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। पर नमिता को यह बात समझ नहीं आती थी। रमन ने बात नमन की शादी की, पर रंजना भी बड़ी मुँह फट आई थी। वह छोटे और बड़ों का जरा भी लिहाज नहीं करती थी, तो मनोरमा जी उसके आगे कम ही बोलती थी। गृहस्थी की गाड़ी यूं ही चल रही थी। समय के साथ दोनों बेटे बहुओं के गुलाम बनते चले गए और एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी अपने माता पिता से दूर होते चले गए। और समय के साथ ही दोनों की उम्र में भी बढ़ने लगी। अब सारी थकने लगा था और बेटे दुकान संभालने लगे थे। रमाकांत जी दुकान पर सुबह और शाम ही जाते थे। अभी भी दुकान का लेन देन, मुनाफा और नुकसान सब वही संभालते थे। सुबह वो नौकर के साथ जाते, गल्ला रख आते थे और रात को गल्ला उठाकर वापस ले आते थे। दोनों बेटे बहू इसी बात से नाराज रहते थे। मनोरमा जी अपने पति का सीधा स्वभाव जानती थी। यह सब मनोरमा जी ने ही अपने पति को सिखाया था। उन्होंने तो अपने छोटे भाइयों की तरह दोनों बेटों पर विश्वास किया, लेकिन मनोरमा जी नहीं चाहती थी कि उनके जाने के बाद उनके पति को बेटे घर के बाहर निकाल दे और उन्हें अपमानित करे। कैंसर के अंतिम चरण में थी। उन्होंने जाते जाते पति से वचन लिया कि वह बेटे और बहुओं के आगे कमज़ोर नहीं पड़ेंगे और जायदाद और दुकान जीते जाते उन्हें नहीं देंगे। और सदा के लिए दुनिया से चली गई। मनोरमा जी, तुम क्यों चली गई? साथ रहने का वादा था और बीच रास्ते में ही चली गई। और वह अपनी पत्नी की फ़ोटो निहारते निहारते सो गए। अगली सुबह जब उठे तो देखा घर में हल्ला मच रहा था। दोनों बहुएं अपना सामान लेकर खड़ी थीं और बेटे उन्हें मना रहे थे। नमिता तू चली गई तो यह घर और बच्चे कौन संभालेगा? मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। रमन कह रहा था, रंजना तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा? खाना कौन बनाएगा? तो तुम अपने पापा को कह दो कि हम पर हुक्म नहीं चलाए। यह हमें ऐसे ही परेशान करेंगे, रोज़ खाने में मीन मेख निकालेंगे तो हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगी। नमिता ने कहा, पापा अब आपकी उम्र हो गई है और मेरी पत्नी आपसे परेशान हो चुकी है, तो आप ये घर छोड़कर गांव चले। गांव वाले पूछते नहीं, मकान में रहने के लिए चले जाएं। बड़े बुजुर्गों का काम है वह घर में शांति और सुख बनाए रखें। रमन ने भी बड़ी बेशर्मी से कहा, हाँ पापा, आप गांव क्यों नहीं चले जाते हैं? माना कि वह घर खंडर, आप वहाँ पर जाकर भगवान का नाम लेकर गुजारें और हमें चैन से जीने दो। नमन ने भी चिढ़कर कहा। तभी नमिता बोली, यह घर से क्यों जाएंगे? इन्होंने तो हमें परेशान करने की ठान रखी है। मम्मी जी के बाद साथ यह भी चले जाते ताकि घर में शांति बनी रहती। यह सुनते ही रमाकांत जी अंदर तक हिल गए
पर उन्होंने धैर्य बनाए रखा। बेटा रमन, मैं इस उम्र में कहाँ धक्के खाऊंगा। वह घर में तो खंडर भी नहीं रहा है। बूढ़ी आंखों में कमजोरी आ गई है और अब तो हाथ पैर भी कांपते हैं। अब जाने कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। मैं तो उन्हीं के बुलावे का इंतजार कर रहा हूँ। पर लगता है तुम दोनों और तुम्हारी पत्नियां मुझसे परेशान हो गई हैं। अब हमारा साथ रहना मुश्किल है। घर में क्लेश बना रहता है। बड़े बुजुर्गों का फर्ज है कि घर में शांति बनाए रखें, पर क्या छोटों का फर्ज नहीं है वो बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनकी देखभाल करें। नमिता और रंजना, मैं तुम दोनों से पूछता हूँ, तुम अपने बच्चों और पति की पसंद का ख्याल रखती हो, उनकी पसंद का खाना बनाती हो, तो क्या बुढ़े ससुर को 2 समय का खाना नहीं दे सकती हो? हाँ, तुम्हें तकलीफ होती होगी, तो मैंने भी निर्णय लिया है, अब हम अलग हो जाते हैं। यह घर और दुकान है। मुझे अफसोस है कि तुम दोनों बेटों को पालने से अच्छा है मैं किसी जानवर को पालता, तो वो वफादारी तो निभाता। तुम सब अपने बच्चों और पत्नियों को लेकर गांव वाले खंडर में चले जाओ। गर्म खून है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके खाना कमा ही लोगे, ताकि तुम सब शांति से जी सको और मैं भी शांति से जी सकूं। अब रोज रोज के ताने बर्दाश्त नहीं होते हैं। जिसके घर के छत के नीचे तुम सबको सहारा मिला है, तुम उसी जनायदाद और पालनकर्ता का अपमान करते हो। जिस दुकान का तुम खाते हो, वह दुकान मेरी मेहनत का नतीजा है और उसी दुकान के मालिक को 2 मुट्ठी दाल नहीं मिलती है। तुम दोनों से अच्छा है कि मैं दुकान पर 2 नौकर रख लूँगा और बैठे बैठे खा लूँगा। रमा काची की बातें सुनकर चारों हक्के-बक्के रह गए। वह समझ रहे थे कि पापा तो सीधे-साधे हैं, वो चुपचाप घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन मनोरमा जी को पता चल चुका था कि उनके जाने के बाद रमाकांत जी को अकेले पड़ जाएंगे, तो उन्होंने वचन लिया था रमाकांत जी उसे ही निभा रहे थे। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे? बच्चों के फीस और खाने पीने का भी तो खर्चा है। आपने एक पल के लिए भी अपने बेटे बहुओं और पोते पोतियों के बारे में नहीं सोचा। रमन ने कहा, हाँ पापा, यह घर और दुकान हमारा भी तो है। आप हमें इससे कैसे बेदखल कर सकते हैं? नमन ने भी कहा, मैं अभी जीवित हूँ और इन सब पर मेरा हक है। तुम सब मेरा ध्यान नहीं रख सकते हो तो इस घर में निकल जाओ और अपना इंतजाम कर लो। तुम्हारी भी बच्चे हैं, को तुम्हें भी बुढ़ापा आ जाएगा और तुम्हारे बच्चे भी तुम सबको घर से निकाल दें तो तुम्हें कैसा लगेगा? माता पिता बच्चों को पालने में खुद खर्च हो जाते हैं और बच्चे उन्हें बुढ़ापे में 2 समय की रोटी भी खरी खोटी सुना कर देंगे, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? मेरी जगह तुम अपने आप को देखो। क्या तुम सब भी मेरे जैसा ही बुढ़ापा चाहते हो? मैंने और मनोरमा जी ने यह सपनों का घर बनाया था, इसे कैसे छोड़कर चला जाऊं? यह यहाँ के कोने कोने में मेरी मनोरमा बसती है। तुम सबने कितनी आसानी से कह दिया कि यहाँ से चले जाओ। मेरे मन की पीड़ा और दुख का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। रमन और नमन की आंखें खुल गई। नमिता और संजना को भी अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोनों बेटे और बहुओं ने उनसे माफ़ी मांगी और घर में रहने की अनुमति मांगी। रमाकांत जी मन के सीधे थे, उन्होंने माफ़ कर दिया, पर यह भी चेतावनी दी, अगर दोनों बेटे बहुओं मिलकर उनका ख्याल नहीं रख सकते तो यह घर छोड़कर कभी भी जा सकते हैं। दोनों बेटे और बहुएं को अपनी गलती समझ आ गई थी। अब वह सब मिलकर रमाकांत जी का अच्छे से ध्यान रखने लगी। रमाकांत जी को अपनी पत्नी को याद करते और मन ही मन से धन्यवाद देते, क्योंकि उन्होंने ही उनको मजबूत बनाया था। दोस्तों, माता पिता बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, पर बच्चे अपने माता पिता को कुछ साल भी नहीं रख पाते हैं। हुजूर वर्गों को अपना भी ध्यान रखना चाहिए। अंतिम समय में जायदाद और पैसों पर अपना अधिकार
जमाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।